नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तवांग में चीन के अतिक्रमण की खबर पर सबसे पहले तो हम आपको बात बताते हैं कि संसद में हंगामा हो गया। संसद में हंगामे का कारण यह था कि सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक याद दिला रहा था कि कहां गई आपकी लाल लाल आंख, क्या सिर्फ कड़ी निंदा करके ही आप छोड़ देंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर सरकार की तरफ से एक बयान देने के बाद यह कहा गया कि संवेदनशील मुद्दा है, इसमें इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। बाद में राजनीतिक रूप से यह हवाला भी दिलाया गया या यह बात भी बोली गई गृह मंत्री द्वारा कि आप याद कीजिए कि यह गलती किसकी थी, जिस पर विपक्ष का यह कहना है कि घूम फिर के आप नेहरू पे ही आ गए, सब नेहरू की गलती है। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी यह है यह जानना, राजनीति तो होती रहेगी, लगातार इसी तरीके की बातें होती है, इसमें नयापन नहीं है। मुद्दा क्या है यह समझना बहुत जरूरी है, खबर के पीछे की खबर जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए आपको बताएं यह पूरा मसला क्या था। भारत और चीन झड़प 9 दिसंबर की एक घटना है, ताजी घटना। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अतिक्रमण हुआ। यांगसे इलाके में चीन के सैनिक भारतीय सीमा में आए। चीन ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को सख्ती से रोका। भारत और चीन के जवानों के बीच हाथापाई हुई, ऐसा बताया जाता है। हाथापाई में दोनों ओर के कई जवान घायल हुए हैं और चीनी जवान वापस अपनी पोस्ट पर धकेल दिए गए, यह जानकारी दी गई। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बयान दिया। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और विपक्ष की शिकायत यह है कि सरकार ने इस खबर को 4 दिन छुपाए रखा। विपक्ष का कहना है कि चीन भारत की जमीन पर बैठा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, आपको सुनाते हैं। अरे सेना के मामले में लेख हमारा पहला सेंटेंस ही वही है कि हम जवानों के साथ है और जो लोग अपना बलिदान त्याग बॉर्डर पे देते हैं और अतिक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान देते हैं, उनका तो हम हमेशा उनको साथ दिए हैं और उनकी बहादुरी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो छुपाने की बात है और जो सामने रखने का है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी कहीं कमजोरियां बाहर नहीं है। संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। उनके उस 200 शब्द के बयान में मैं समझता हूं 1% भी वो जानकारियां नहीं है जो तमाम मीडिया हाउसेस को, अखबारों के पास है। तो जाहिर है रक्षा मंत्री जी का बयान ये है, क्या संदेश आज हमारे जवानों को गया। आज उनको ज्यादा अच्छा तब लगता ना, एक स्वर में चर्चा के बाद हम एक जुबान बोलते हैं। आज तो सरकार ने अपना पक्ष, जिसमें तथ्य कुछ नहीं था, रख करके निकल गए। हम शुरू से कह रहे हैं कि चीन लद्दाख हो या अरुणाचल हो, यहाँ पर और पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाशे करेगा और कर रहा है। और हमारी भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाते ही नहीं है। आपको अंतिम सवाल कि क्या चीन को लेकर मतलब भारत सरकार सच को सामने लेकर नहीं आ रही है, चाहे पूर्वी लद्दाख की बात हो चाहे तवांग की बात हो? बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में 2 साल पहले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? फिर आपने 15 राउंड बातचीत क्यों की? और डेमचाक में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। आप देश को बताइए कि डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन में क्या फर्क है? कैसे वहां पर आपने क्या 2 हफ्ते पहले पिछले 1-2 हफ्ते में
हमारे एयरफोर्स को स्क्रैम्बल नहीं करना पड़ा, चीन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो देखिए, ये तो नेताओं की बात हो गई, और जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दिया, वो एक कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ दूसरी बात बोलता है, तो ये बात चलती रहेगी। राजनीतिक रूप से ये प्रासंगिक भी है, लेकिन मसला समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये पूरा मामला, उसके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि सारा फसाद, सारा बवाल यहीं से शुरू होता है। तो भारत और चीन को अलग करने वाली एक रेखा है, 3488 किलोमीटर लंबी यह सरहद है। भारत और चीन की सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। इसको कहते हैं पश्चिमी सेक्टर, जो आप लाल लाल लाइन ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद अरुणाचल और सिक्किम में पूर्वी सेक्टर आता है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य सेक्टर आता है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख का इलाका, कई जगहों पर एलएसी को लेकर एक राय नहीं है। भारत ब्रिटिश दौर से जो सरहद मिली है वो हम उसको मानते हैं, लेकिन चीन के मुताबिक ब्रिटिश दौर की सीमा विवादित है, तो वो उसको नहीं मानते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी जगह है। फुल फ्रेम जरा आपको दिखा दें, मैप में आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि हमने बताया, खबरों की खबर में बिना कोई एंगल स्पिन लिए आपको खबर बता दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग चर्चा खूब करते रहते हैं, आपको बात नहीं पता रहती है कि हो क्या रहा है, खासतौर से वो लोग जो अपनी अलग अलग भूमिका बांधे रहते हैं। तो ये है मैप आपके स्क्रीन पर, भारत चीन का तनाव। एक है पश्चिमी सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये वाला इलाका आता है। उसके बाद मध्य, वो जो पीली लाइन आप देख रहे हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटी हुई जो चीन का बॉर्डर है वो आता है। और फिर है पूर्वी सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। अब एक एक करके आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। सबसे पहले आइए बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि पश्चिमी सेक्टर। भारत और चीन की सीमा है ये। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन, एलएसी, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग लेक, ये सारे नाम तो आपने सुने ही होंगे, इसके बारे में आपको चर्चा पता ही होगी। अब होता क्या है कि पश्चिमी सेक्टर में जॉनसन लाइन पर विवाद होता है। ये जो हमने आपको बताया गलवान वगैरह वाला इलाका, ये वो है जिसको कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन 1860 में ब्रिटिश दौर में जॉनसन लाइन बनी। जॉनसन लाइन के मुताबिक अक्साई चिन भारत में है, और आजादी के बाद भारत का अक्साई चिन पर दावा है। पहल अक्साई चिन पर चीन की चुप्पी है। बाद में चीन का जॉनसन लाइन मानने से इनकार करना, चीन का अक्साई चिन भारत को सौंपने से इनकार करना। अब आप देख रहे हैं, यहां है असली समस्या, कि एक दावा है हमको विरासत में मिली हुई जो बॉर्डर था, अंग्रेजों से जो लाइन बनाई गई वो ले ली, चीन उसको मानता नहीं, और मानता नहीं है तो वहां पर ये बवाल चल रहा है। अब अगर हम अपने मैप की बात करें तो जो चीज हमारी है उसको कैसे छोड़ दिया जाए, बस इसी चीज को लेकर के ये बवाल लगातार वेस्टर्न सेक्टर में चलता रहता है, जिसको लेकर के लड़ाइयां होती हैं। अब आइए बात करते हैं मध्य सेक्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में बाराहोती एक जगह है, वहां पर विवाद है। बाराहोती जो है वो 80 वर्ग मीटर का इलाका है, यहां पर भी विवाद चलता रहता है। लेकिन जो वेस्ट और ईस्ट सेक्टर है उसके मुकाबले यहां विवाद थोड़ा सा कम है, या चर्चा में कम आता है। ये जो एरिया लाल में मार्क है ना, पीली लाइन, ये उस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जो इस बार का तनाव हुआ है वो कहां हुआ है। वो पूर्वी सेक्टर में हुआ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन पर विवाद है। 1904, जैसे आप नाम देख रहे हैं, जॉनसन, मैकमोहन, ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई जो लाइन थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लाइन को सर रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये सब जो अंग्रेज खींच गए उसकी लेगेसी हम भोग रहे हैं। 1914 की शिमला कॉन्फ्रेंस में यह सीमा तय हुई थी। चीन यहां पर भी मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, मतलब किसी चीज, किसी भी तरीके के समझौते को चीन नहीं मानता। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। चीन का अरुणाचल के तवांग पर दावा है कि यह हमारा इलाका, बस यही फसाद की वजह है जो लगातार बहुत समय तक पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह है क्या है? अब आपने देख लिया कहां कहां तनाव होता है और किस वजह से।
इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है चीन की? क्या ये उनकी सिर्फ विस्तारवादी सोच है या उनको भारत से वो थोड़े असुरक्षित महसूस करते हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए कॉमोडोर उदय भास्कर का क्या कहना है। अगर हम भारत और चीन के बीच में जो तनाव है उसकी जड़ या बुनियादी जो पहलू है उनको अगर समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, चेयरमैन माओ के जमाने से लेके आज तक जहां प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश होते हुए एक प्रकार का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। यानी कि चाइना के जो राष्ट्रीय हित हैं, हम चीन जो देश है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो चुनौती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी जिसको कहते हैं, उसके लिए अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश इस प्रकार का आजादी के बाद 1947 अगस्त में भारत आजाद हुआ था, 1949 में लॉन्ग मार्च के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का कब्जा किया था, तो जो उनका विचारधारा है, जो अथॉरिटेरियन रेजिम है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल भारत के लोकतांत्रिक और जो लिबरल वैल्यूज है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ है। तो अगर भारत की स्टेबिलिटी है, भारत की उन्नति है, प्रोग्रेस है, तो मैं कहूंगा कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इसलिए चीन के अंदर एक प्रकार की इनसिक्योरिटी है तो काफी बढ़ जाता है। दूसरा पहलू है जहां तक क्षेत्रीय अखंडता की बात है, जब हम टेरिटोरियलिटी की बात करते हैं। आप देखिए भारत और चीन आजादी के बाद अपने अपने जो टेरिटरीज को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है और कुछ एक प्रकार से अधूरा रह गया है। भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अभी तक जिस प्रकार से भारत चाहता है उसकी एक प्रकार से पन्ना जो है हम खत्म नहीं कर पाए हैं। चीन के तरफ से ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तिब्बत जो है उनके लिए बार बार एक प्रकार का इनसिक्योरिटी है। उसके अलावा जो चीन का जो पेरिफेरी है उससे वो बहुत चिंतित होता है, क्योंकि चीन को ऐतिहासिक रूप से पिछले 3000 साल से जो सेंट्रल चाइना, जो हान चाइना है, वो अपने पेरिफेरी, अपने नॉन हान माइनॉरिटीज से वो बहुत चिंतित होते हैं और ये एक बुनियादी लक्षण है चीन का। और तीसरा मैं कहूंगा कि पिछले 10-15 साल की बात है, जब से भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्तेदार बायलैटरल रिलेशनशिप जो रिश्ता है, जैसे वो बेहतर होते गए हैं और 2008 में जो भारत को परमाणु मुद्दे के ऊपर सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लागू किया गया था और भारत को एक्सेप्शनल स्टेटस दिया गया था, उससे भी मैं कहूंगा कि चीन बहुत ही चिंतित हो गया है। और ये कुल मिला के ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, अलग अलग तरीके से वो उनको कैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना कॉमोडोर उदय भास्कर ने क्या कहा। ये सीधी तरीके से उनका विश्लेषण ये है कि चीन असुरक्षित महसूस करता है कि एक तरफ तो हम हैं कम्युनिस्ट पार्टी, यहां हमारा एक छत्र राज और वहां एक लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को अगर वो यहीं पर रह करके बहुत मजबूत हो जाएगा तो हमारे लिए खतरे की बात है। तो चलो विस्तारवादी सोच आगे बढ़ाएं। उसी के चलते ये सब होता है और वो समझौता इतने दशकों से नहीं करना चाहते। यही समस्या आती है सबसे बड़ी। आइए अब आपको लेके चलते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, कोटा के कोचिंग कारखाने। उसकी बहन खुशी का फोन आया कि भैया सुसाइड कर लिया है, तो मैं वहां से भागते वक्त पहुंचा। हम कहे थे मैम कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, तो हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा। जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं मेरा कैसे अपने बच्चे को कल का स्थिति आप देखते तो बहुत डर गया था सब यहाँ।
उनसे बात करना बंद कर दिया था, थोड़ा कम बात करता था। मिलते जुलते बात कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बच्चा में कोई ऐसा जो कह रहा कि डिस्टर्ब था माइंड का, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ होती है मां बाप को जब वो बहुत उम्मीद से अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो पढ़ लिख जाएं और कहीं अच्छी नौकरी पा जाएं। उसकी वजह से वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कोटा कोचिंग में, लेकिन ये तो फैक्ट्री लगी हुई है भाई, ये तो कन्वेयर बेल्ट पर बच्चे प्रोडक्ट की तरह निकाले जा रहे हैं। और वो जो माहौल जिस तरीके का क्रिएट हो रहा है उसका, अब क्या है ना, ये कोई सीमेंट बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये ईंट बनाने की फैक्ट्री नहीं है कि आप ताप दे दीजिए कि कुछ बहुत अच्छा बन जाए। ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इतना दबाव, और शिकायत जितनी कोटा से है उतनी कुछ मां बापों से भी है कि आप इतना दबाव डाल रहे हैं अपने बच्चे पर। बार बार उसको यह एहसास होना कि कितने मजबूर है मेरे मां बाप कि मुझे यहां पर भेज रहे हैं और मुझे कुछ करना है करना है करना है, कि वो अकेले पड़ जाते हैं और इस तरीके का कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी जान ले लें। ये पूरा जो इकोसिस्टम बन गया है कारखाने का, इससे निजात मिलना बहुत जरूरी है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह कोटा गई और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। ये वे रुलाइयां हैं जो शायद जिंदगी भर बनी रहेंगी। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे उज्जवल के पिता को संभालना मुश्किल है। कहे थे मैंने कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, तो हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा, जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं मेरा रहेगा। आप रोइए मत, आप रोइए मत। यही हाल अंकुश के भाई बहनों का है। सोचा नहीं था एक सपना लेकर कोटा पहुंचा भाई इस तरह जान दे देगा। भविष्य के ढेर सारे सपने और अपने घर वालों की उम्मीदों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर लिए लाखों बच्चे हर साल कोटा आते हैं और यहाँ आकर पाते हैं आईआईटी मेडिकल की तैयारी का जानलेवा तनाव। कोटा में हर साल करीब 2.5 लाख छात्रों की आबादी आती जाती रहती है। सबसे ज्यादा जोर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी पर होती है। आईआईटी में करीब 16,000 से ज्यादा सीटें हैं। हर साल 10 लाख छात्र इस इम्तिहान के लिए बैठते हैं। इनमें से 1.5 लाख छात्र कोटा से ही होते हैं। ये तनाव तोड़ने वाली प्रतियोगिता कई बच्चों के लिए जानलेवा हो जाती है। बीते 1 साल में यहाँ 14 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। ये वो जगह है, वही हॉस्टल है जहां पर 2 सुसाइड एक साथ हुए हैं। एक कमरा बाहर की तरफ है और एक ये कमरा है अंकुश का, जिस पर अभी ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो कमरे हैं इसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें पढ़ते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, रोशनी भी नहीं आती है एक तरह से, सिर्फ सामने की रोशनी है, अंधेरा है। ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और इस तरह से इस मकान में जो करीब 400 गज का प्लॉट है, 300-400 गज का प्लॉट है, 15 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। कल का स्थिति आप देखते तो आपको भी अगर माँ है तो आपको भी रोना आ जाता। मेरे बच्चे भी तो उसी एज के हैं, मेरे बच्चे भी तो इसी एज के हैं। उसको देख के मैं इतना घबरा गई थी कि अपने बच्चे को क्या संभालती, मैं खुद भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। नौबत यह है कि पुलिस सुझाव दे रही है कि कोटा में छात्रों को दिए जाने वाले कमरों के पंखे में ऐसे उपकरण लगाए जाएं जिनसे बोझ पड़ते ही पंखे नीचे आ जाएं, क्योंकि ज्यादातर खुदकुशी पंखे से लटक कर ही होती है। हर एक हॉस्टल का जिस तरह का पर्यावरण सुधार के दृष्टिकोण से कि बच्चों को अच्छा परिवेश मिले, उसमें भी कहीं न कहीं कमी परिलक्षित होती है। और ये सब जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार की, उनकी कठोरता से पालना करने पर कुछ सुधार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हॉस्टल के मालिकों का कहना है कि ऐसे पंखे कंपनी से बनकर आने चाहिए। घर घर जाके तो डिवाइस लगाया नहीं जा सकता, कंपनियों को ही उस रोड को बदलना पड़ेगा। अगर वो रोड इस तरीके की होती है तो कंपनी को ही पंखों के साथ वो रोड देनी पड़ेगी ना।
और कोटा के सहमे हुए बच्चों को कोटा एक अजनबी शहर लगता है, जो उनसे पैसे तो लेता है लेकिन उनकी फिक्र नहीं करता, उनसे जुड़ता नहीं है। IIT का ज्यादातर ये है कि क्वेश्चन लगता नहीं है, तो उसमें फिर बच्चा थोड़ा घबराने लगता है। तो हम लोग का वही है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं लग पाता है। और ये टाइम टेबल मैनेजमेंट, 1 घंटा ज्यादा सो लिए तो फिर आगे का फिर कैसे करें। मैम अकेलापन का मतलब पढ़ाई तो सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा माहौल सही नहीं रहता है बच्चों को। मतलब तुम उतना पढ़ रहे हो तो हम इतना पढ़ेंगे, तुम 2 बजे रात को, तुम 10 बजे रात को, कुछ ऐसा चलता रहता है। फिर कंपटीशन रहता है, कौन कितना पढ़ रहा है। हाँ। कंपटीशन है मैम, तो और सीट वीट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बस यही है। आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो दौड़ है, ये जो एक तरह से रेस है, ये बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण रेस है और इसमें कुछ ही लोग सफल होकर आगे निकल पाते हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं, और कहीं ये जो बच्चे हैं या तो ये उम्मीदों से पूरा नहीं कर पाए इसलिए चले गए, सुसाइड नोट नहीं मिला है पुलिस को, कई सवाल हैं कोटा के बारे में। कोटा से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कोटा फैक्ट्री के बारे में, ये जो कारखाना है उसके बारे में, आपको यह भी बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर दबाव कांग्रेस के ही विधायक ने डालना शुरू कर दिया है। भरत सिंह कुंदनपुर हैं, उन्होंने कोटा के जो जिला कलेक्टर हैं उनको एक चिट्ठी लिख दी है। जरा इस चिट्ठी को देखिए, क्या कहती है ये चिट्ठी। कोटा कोचिंग के लिए पूरे देश में जाना जाता है। वो बहुत बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं यहां कोचिंग प्राप्त करने सभी प्रदेशों से आते हैं। ये शहर कोचिंग का हब बन गया है और कोचिंग प्रदान करना एक व्यवसाय व लाभकारी धंधा। अच्छे परिणाम प्रदान करने की दौड़ में कोचिंग घराने छात्रों पर भारी दबाव के कारण बन गए हैं। छात्रों के द्वारा आत्महत्या करना एक कारण पढ़ाई का अधिक दबाव है। छात्र ने आत्महत्या करने पर और उसके बाद जांच पुलिस प्रकरण में FIR लगा देती है। वो कोचिंग संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कोचिंग संस्था के राजनीतिक रसूख बहुत मजबूत हैं। वो प्रशासन भी इतने प्रभावित रहता है क्योंकि बड़ी संख्या में, और ये पॉइंट देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारी कोटा में केवल बच्चों को कोचिंग हेतु अपनी पोस्टिंग करवाते हैं कि पैसा बन सके। यह आरोप है कांग्रेस के विधायक ने ही अपनी सरकार पर लगा दिया है। मेरा सुझाव है कि पुलिस छात्रों द्वारा आत्महत्या करने पर कोचिंग संस्था की भूमिका की जांच करे व प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों छोड़ दिया जाए? ये जो दबाव डाला जा रहा है, किस तरीके से एक नेक्सस बन गया है कि आप इंस्टीट्यूट को कुछ मत बोलिए। भाई बच्चों की जिम्मेदारी भी तो लेंगे या मरने को छोड़ देंगे उनको उनके हाल पर। अब आइए आपको एक एक करके बताते हैं कोटा किस तरीके से फैक्ट्री बन गई है। और ये फैक्ट्री ऐसा कारखाना है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो बच्चे हैं। इस मशीन से बच्चे निकल रहे हैं। JEE मेंस में करीब 10 लाख छात्र JEE प्रवेश परीक्षा जो है वो देते हैं और JEE एडवांस जो है उसमें 1.56 लाख 1.56 लाख छात्र पास होते हैं। अब पास हुए कुल छात्र 40,172 थे, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके हिसाब से, यानी कि जितने बच्चे परीक्षा देते हैं उसमें सक्सेस रेट 4% सक्सेस रेट सिर्फ। दबाव सोचिए, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी प्री टीन्स में हैं, अपने टीनेज में हैं, बहुत यंग एज में इनको वहां भेज दिया जाता है। IIT की सीटें सिर्फ 16,000 हैं, यानी कि उसमें से भी 1.6% बच्चे क्लियर करते हैं IIT। दबाव सोचिए उस बच्चे पर, और कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे गरीब घर से आते होंगे। वो उनको ये मजबूरी मालूम होगी, मेरे माँ बाप जो है वो किसी तरीके से कोई खेत बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है और मुझे यहां पर पढ़ा रहा है। और फिर अगर मन नहीं लग रहा होगा, ना घर में बता सकते हैं ना इधर बता सकते हैं। नीट प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें 2022 में कुल 17,64,571 छात्र बैठे, और कुल MBBS सीट कितनी है इस 17.5 लाख में? 5%। टोटल लोग जितने बैठते हैं उसकी 5% ही सीट है। सरकारी कॉलेज में MBBS सीट कितनी है? 2.7%। प्रेशर का अंदाजा लगाइए जरा।
अब कोटा के जो कोचिंग कारखाने हैं उसका आपको एक ब्यौरा दे दें। करीब 3800 करोड़ का बाजार है ये, 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है, 3500 हॉस्टल चलते हैं, 3500 और 22,000 पीजी सेंटर, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि क्या है, मैंने घर बनाया, ऊपर का एक बरसाती जो है वो पीजी की तरह दे दिया। एक छात्र की 1.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना फीस। अब आप सोचिए ये जो फीस दे रहे हैं, कुछ तो जो समृद्ध हैं वो दे जाएंगे, वो तो बढ़िया होटल भी अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा हॉस्टल भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ठूस ठास के एक पीजी में रुके हुए हैं, उनकी मनोस्थिति कैसी हो गई होगी और क्या हो रहा है उनके साथ, इसके बारे में कौन सोचेगा। हर्षा कुमारी सिंह के पास मैं जाना चाहता हूं, जिन्होंने ये आज स्टोरी भी कवर की। और हर्षा, आपने जब भी इस तरीके का कोई प्रकरण कोटा में हुआ है, बहुत बारीकी से आपने इसको कवर किया है, प्रशासन की तरफ से क्या बोला जाता है उसको भी आपने जाना परखा, लेकिन ये जो चिट्ठी आ गई कांग्रेस के ही विधायक की, ये तो पोल खोल के रख देती है कि किस तरीके का धंधा है कोटा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पर कोचिंग की और बहुत बड़ा धंधा है ये। हम इसको काफी सालों से कवर करते आए हैं और हमने इसको थोड़े से बदलते हुए भी देखा है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, थोड़ा सा बदलाव आया है, उनके अब ऑल टाइम साइकोलॉजिस्ट रहता है, पूरे टाइम मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं और एक मेंटर भी रहता है। लेकिन अगर हम संख्या देखें तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि पूरे समुद्र में एक बूंद के बराबर है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख बच्चे कोटा की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और वहां पर अगर 1 या 2 ही साइकोलॉजिस्ट हो तो 1-to-1 मेंटरिंग नहीं होती है। आज मैंने कई बच्चों से बात की और मैंने पूछा कि आपके लिए हेल्पलाइन है, आपको मालूम है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है? उनको नहीं मालूम था हेल्पलाइन नंबर। और ज्यादातर जो हेल्पलाइन पे कॉल आते हैं वो इस तरह के कॉल आते हैं कि वो यहाँ छोड़ना चाहते हैं, उनकी फीस का रिफंड हो, जिसमें प्रशासन उनकी मदद करता है। दूसरी बात यह है कि एक बच्चे ने मेरे को बताया, ऑन कैमरा नहीं बोला, लेकिन उसने मेरे को बताया कि हमको एटीएम की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि उन्हें कमरे दिए जाते हैं और जो मकान मालिक हैं उनको सिर्फ रेंट से ही मतलब होता है, उससे अलावा उनको कुछ भी मतलब नहीं है। और ये बात प्रशासन ने भी हमें कही है कि जो पेइंग गेस्ट हैं, हॉस्टल्स हैं, उनमें कोई मापदंड नहीं है, छोटे छोटे प्लॉट्स में मकान बना लिए हैं, रोशनी नहीं है और बच्चे वहां पर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपस में भी बच्चों का कंपटीशन रहता है, कौन कितना पढ़ रहा है। अच्छा, ये 6 घंटे पढ़ा है, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, उससे भी स्ट्रेस रहता है बच्चों को। और जो बच्चे हैं, हमने एक चीज और नोटिस की है कि आपस में वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं। मैं उस हॉस्टल में गई थी जहां पर 2 बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन जब मैं बच्चों से बात कर रही थी तो हैरानी की ये बात थी कि जो 15 बच्चे वहां पर रह रहे थे वो बहुत कम एक दूसरे से बात करते थे। और जब वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, हम अपने कमरे में कमरा बंद करके बात करते रहते हैं। हमको पुलिस सोर्सेज ने यह भी बताया है कि एक बच्चा जिसने सुसाइड किया था, वो रात को रो रहा था, सबक सबक की उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई उसके पास गया नहीं। मैंने मकान मालिक से भी पूछा, मैंने कहा आप कितनी बार जाते हैं? उन्होंने कहा कि बच्चों के टाइमिंग अलग अलग रहते हैं, तो हम जाके देखते नहीं है कि कौन कब जग रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, नमस्ते हाय हेलो हमारी हो जाती है। तो इतनी दूर इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति में ये जो बोझ लेके बच्चे चल रहे हैं, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं हैं, खुद की भी है, एक एम्बिशन है, और फिर जो स्टडी शेड्यूल है बहुत ही एग्जैक्टिंग स्टडी शेड्यूल है। बच्चे जो हैं वो 6-6 घंटे क्लास करते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। और आप सोचिए कि एक 16 साल का बच्चा अगर आपसे कहे, मेरा भी बेटा 15 साल का है, वो बच्चा मेरे से कहता है कि अगर मैं 1 घंटा ज्यादा सो लेता हूं तो मेरे को स्ट्रेस होने लगता है। मुझे आज मतलब जो कोटा का हमने जो रिपोर्टिंग करी है उससे एक तरह से हट के एक रिपोर्टर बन के उसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे हैं और इनके भविष्य के लिए हम सबको सोचना है। संकेत, अच्छा, आपने ऐसी बात की जो कि शायद सरकार, प्रशासन और कोटा से आ रही गाढ़ी कमाई से ऊपर उठ करके सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जान लीजिए, जिनको आपने प्रोडक्ट बना रखा है ना, ये बच्चे हैं, ये आपके कारखाने के कल पुर्जे नहीं है।
और उन माँ बापों पर क्या बीत रही होगी आज, आप जरा उसके बारे में भी सोचें। और एक अपील, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हर्षा ये रिपोर्ट हम तक लाने के लिए। और एक अपील उन माँ बापों से भी, ये 15-16 साल के बच्चों पर अपने भविष्य का बोझ मत डालिए, वो नहीं झेल पाएंगे, वो बहुत ही छोटे हैं, ऐसा मत करिए। उनको उनका बचपन लेने दीजिए और बात कर लीजिए, कोशिश कीजिए चाहे जितनी मर्जी उतनी बात करें, क्योंकि जब जान चली जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी, सिर्फ उन माँ बाप को ही नहीं, उन सारे माँ बापों को जो आज ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको कुछ और खबर दिखाएंगे, एक बड़ी अलग टाइप की खबर दिखाएंगे कि दिल्ली में या और जगहों पर भारत में किस तरीके से G20 को लेकर के एक अलग तरीके की तैयारी हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन समिट के दौरान विदेशी मेहमानों का अनुभव अच्छा रहे, इसके लिए टैक्सी ड्राइवरों को फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अरबी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ भाषा ही नहीं, साफ सफाई और विदेशी मेहमानों से व्यवहार किस तरह का हो, यह तरीका भी सिखाया जा रहा है। और यह क्यों सिखाया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा? इसलिए क्योंकि आप जानिए, आप कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं या विदेश जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मुलाकात होती है या जो आप इंप्रेशन बनाते हैं वो ड्राइवर से बात करके, उससे आप पूछते हैं यहां खाने की जगह अच्छी, रहने की जगह अच्छी, इस जगह का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो भारत सरकार को यह लगा कि और सारी चीजें बाद में सही करेंगे, पहले ड्राइवर्स की भाषा कुछ ऐसी कर दी जाए कि वो मन को मोह लें। दीपक जी, आप फ्रेंच में कुछ कुछ चीजें बोल के बताइए, कैसे आप करेंगे? जी, बोंजू, हेलो, बियावेन इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। जमापेल दीपक कुमार, मेरा नाम दीपक कुमार है। जसुई इन साफरदाला, मैं आपका ड्राइवर हूं। मेसी बुक्कू, धन्यवाद। जर्मन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके बताइए। गुड मॉर्गन हेयर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम इन इंडियन, आपका इंडिया में स्वागत है। इश हाई से श्रद्धा छेत्री, मेरा नाम श्रद्धा छेत्री है। इस हाबे आ दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। इस बिन फायर, मैं एक ड्राइवर हूँ। और थैंक यू शॉ, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंच और जर्मन बोलते ये टैक्सी ड्राइवर हैं। विदेशी मेहमानों के वेलकम को लेकर आईटीडीसी के ट्रेनर इनको आचार व्यवहार, साफ सफाई से लेकर अलग अलग भाषा के गुर सिखा रहे हैं। G20 समिट को लेकर शुरुआत दिल्ली से हुई और अब देश के अलग अलग कोने में इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को ले जाने की तैयारी है। अभी तक हमने नियरली 300 कैब एसोसिएट्स को ट्रेंड किया है, उनको सर्टिफाई किया है। अब आगे हमारा ये प्रोग्राम है एज पर गाइडेंस ऑफ मिस्टर जी कमलावर्धन राव जी, हमारे डायरेक्टर डीजी टूरिज्म एंड डीसीएम मिस्टर पीयूष तिवारी जी। हम इसको पैन इंडिया बेसिस पर लेने जा रहे हैं। पैन इंडिया बेसिस पे नियरली 55 डेस्टिनेशंस पे हम कैब एसोसिएट्स की, सेलेक्टेड ड्राइवर्स की वहां पर कंप्लीट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। 4 दिन का कोर्स, 16 घंटे की मेहनत, 300 रुपए हर दिन का भत्ता और नई नई भाषाओं का ज्ञान। इसके तहत फ्रेंच, जर्मन के अलावा रूसी, अरबी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 300 प्लस ड्राइवर हो चुके हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस महिलाएं हैं और बाकी जेंट्स हैं जो G20 को, क्योंकि सबसे ज्यादा सब आपकी यूनियन के हैं? नहीं, सारे हमारी यूनियन के हैं। और G20 जो हमारे देश में होने जा रहा है, जिसकी मिसाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को उठाई है इंडोनेशिया में। सो उस मिसाल को सबसे आगे लेके चलने वाले हमारे ड्राइवर हैं। सो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और अपनी यूनियन को हम गौरव महसूस करते हैं कि ये काम मिनिस्ट्री से हमें मिला। फ्रेंच में बताइए, क्या बोलेंगे नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जी, बोंजू, जामापेल परिमल, एनडीटीवी दिल्ली इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन आपको यह भी बता दें कि पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों के लिए हुए वादों पर कैसे खरी उतरी है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी हस्तियां, जो इस 17 दिसंबर को जैसे हमने आपको बताया वो होगा। तो देखना मत भूलिएगा साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर, और खबरें जारी रहेंगी इसी चैनल पर। नमस्कार।